Hello students, my name is Shubhada Phatak. This is my new channel. I will be uploading videos of secondary for science and maths. Lesson wise we are going to go ahead. So if you like, please like the channel, then like and subscribe. Okay, now today we are going to start with standard 8th science. You all know that first lesson of the science is living world and classification of microbes. For that, whatever you have learnt last year, that we are going to revise first, and then we will go ahead with the whatever is included inside the topic. Now in the first 3 questions are given in the textbook. Can you recall? That is, what is the hierarchy for classification of living organisms? Hierarchy means gradation. Now, in the hierarchy, primitive organisms will be at the base and whosoever are evolved will be at the top level. So that is what is called hierarchy. Who invented binomial nomenclature system? That is Carl Linnaeus invented binomial nomenclature system. The third question is, which levels of hierarchy are considered while writing the name in binomial nomenclature? Binomial, bi means two, nomial means names. So there are two names or two words, the name which is composed of two words, that is why it is called as binomial nomenclature. The first word is of genus and second word is of species. Now genus and species क्या है ये हम बाद में देखेंगे. अभी थोड़ा हिंदी में मैं उसको समराइज करती हूँ. What is the hierarchy for classification of living organisms? ये हायरार्की मतलब ग्रेडेशन उसका क्या है. तो उसका ग्रेडेशन है कि ऑर्गेनिज्म कितना प्रिमिटिव टाइप का है, एडवांस नहीं है, दैट इज़ एक सेल का है या ज़्यादा सेल वाला है, उसके ऊपर, और एडवांस है कि नहीं है उसके ऊपर उसका क्लासिफिकेशन तय किया जाता है. और हु इन्वेंटेड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? मैंने जैसे बोला कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्वेंट किया साइंटिस्ट कार्ल लिनियस ने. और which levels of hierarchy are considered while writing the name in the binomial nomenclature? कौन से हायरार्की, जो हायरार्की के लेवल है जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में इंक्लूड है, वो नाम है जीनस एंड स्पीशीज. क्लियर? सो हम लोग उससे आगे जाएंगे अभी. फर्स्ट उसके अंदर हेडिंग है बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. अभी बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है? बायो मीन्स लिविंग. बायो मतलब जो सजीव है, जिंदा है, उसको बोलते हैं बायो. और डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. नहीं तो उसका मतलब क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसमें बहुत सारी वैरायटी है, डाइवर्स वैरायटी है और बहुत सारी वैरायटी है. मतलब क्या है कि देर आर प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, लाइक देर आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, देर आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे. जैसे हम अमीबा को पढ़ चुके हैं पहले. यू ऑल नो दैट व्हाट इज़ अमीबा. अमीबा इज़ एक पेशी वाला ऑर्गेनिज्म है. वो उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो खाली एक पेशी से बना हुआ है. वैसे ऑर्गेनिजम्स जो प्रिमिटिव टाइप में आते हैं और आगे जाके मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म उसके आगे जाके आते हैं. अभी बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग समझ में आया आप सबको. नाउ वी विल सी व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्या है? अभी समझो आपके पास लाइब्रेरी है, राइट? अभी लाइब्रेरी में बुक्स जो है वो ऐसे ही रखे हैं, उसको कुछ
क्लासिफाई नहीं करके रखा है। एक बुक समझो मराठी का है, दूसरा बुक समझो उसके बाजू में ही हिंदी का है, उसके बाजू में ही साइंस का है, उसके बाजू में मैथ्स का है, उसके बाजू में 8 स्टैंडर्ड का है, उसके बाजू में 10 स्टैंडर्ड का है। सो देर इज़ नो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन और क्लासिफिकेशन इन द लाइब्रेरी, देन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सर्च, राइट। सो आपको एक कौन सा भी बुक ढूंढने में बहुत दिक्कत आएगी। वो दिक्कत न आने के लिए हम लोग जब भी क्लासीफाई करते हैं तभी एक उसको कुछ तो क्राइटेरिया देते हैं वो क्लासिफिकेशन के लिए, एंड क्या वो क्राइटेरियाज है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर, वो हम आगे जाके देखने वाले हैं। सो लास्ट ईयर हमने देखा था 7th स्टैंडर्ड में कि व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज़ यूकैरियोटिक सेल। हमने देखा था आपके बुक में प्लांट सेल का डायग्राम था, एनिमल सेल का भी डायग्राम था। तो आपको पहले मैं आपको दिखाऊंगी व्हाट इज़ प्लांट सेल, व्हाट इज़ एनिमल सेल, what is prokaryotic cell. It is given in your last year's textbook. We will go through the last year's textbook first. What is prokaryote, what is eukaryote, what is animal cell, what is plant cell, and then we will go ahead with the classification. So हम लोग अभी क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि आपके लास्ट ईयर के 7th स्टैंडर्ड के बुक में जो डायग्राम्स दिए हुए हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के, वो देखेंगे। फिर प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम दिया हुआ है वो देखेंगे, और आगे जाके हम लोग 8th स्टैंडर्ड के बुक में से पढ़ना चालू करेंगे। चलो स्टूडेंट्स, ये देखो, ये है आपका लास्ट ईयर का बुक। यहाँ क्या दिया हुआ है, 11वां लेसन है सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब कोशिका का स्ट्रक्चर कैसा है और एकदम सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, ये लेसन में ये दिया हुआ था। अभी हम लोग जाएंगे ये लेसन के नेक्स्ट पेज पे। यहाँ दिया हुआ है, ये देखो, यहाँ दिया हुआ है सेल, मतलब कोशिका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखती है। सो ये जो दिया हुआ है ये है प्लांट सेल। ये प्लांट सेल में अभी आप देखोगे तो यहाँ आपको दिखेगा आउटर मोस्ट ये लेयर जो है उसका, ये है सेल वॉल। देन उसके अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी हेल्प लेके प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, मतलब खुद उनका खाना तैयार करते हैं। फिर यहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया, जो उसको बोलते हैं एनर्जी पैकेट्स। माइटोकॉन्ड्रिया को ये जो है वो वैक्यूओल बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैक्यूओल। वो बड़ी है बीच में है, उसको बोलते हैं वैक्यूओल, मतलब गैप। नाउ ये जो है ये न्यूक्लियस है, ये जो पूरा है ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये जो है वो न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस मीन्स केंद्र, और ये जो है वो उसका जो बाहर फैला हुआ है जो इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इट इज़ कॉल्ड अ एक्सटेंशन ऑफ न्यूक्लियस विच इज़ कॉल्ड एज endoplasmic reticulum. Now you can see over here Golgi bodies, and there are dot like things which are seen are called as ribosomes. So this is what is the structure of plant cell. What is a major thing that you can see in the plant cell which is not there in the animal cell, which is most important, that is chloroplast. With the help of that plants prepare their own food. Clear? सो उसके सहायता से वनस्पति अपना खाना तैयार करती है। नाउ वी विल सी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। यहाँ आपको डिफरेंस दिख रहा है कि देर हियर यू कैन सी देर इज़ अ सेल वॉल, एंड इनर टू सेल वॉल देर इज़ अ सेल मेम्ब्रेन। सो यहाँ क्या है, यहाँ खाली सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है नहीं। तो यहाँ ये जो एनिमल्स है
सेल है उसमें सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। यहाँ न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया है प्लांट सेल में, यहाँ वैक्यूल है, लेकिन यहाँ की वैक्यूल जो है ऑलमोस्ट सेंटर में है, पूरा जगह ऑक्यूपाई कर चुका है वैक्यूल ने, और यहाँ जो है वो सेंटर में नहीं है। नाउ यहाँ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एनिमल सेल में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट यू कैन नॉट सी इज सेल वॉल and another thing is chloroplast which is not seen over here. That is a major thing you have to remember. आपको ये याद करना है कि इसमें क्या नहीं है एनिमल सेल में। So can you call this cell as eukaryotic cell? Of course yes, this is a eukaryotic cell because eukaryotic cell का क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, तो यूकैरियोटिक सेल में ये सब दिखाई देता है। क्या क्या दिखाई देता है? यूकैरियोटिक सेल में ये सब दिखता है आपको, दैट इज राइबोसोम्स। हाँ, देन अनदर थिंग इज लाइसोसोम्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल, वो खाली एनिमल सेल में दिखाई देता है। So ribosomes, lysosomes, cell wall, cell membrane, Golgi body, nucleus, endoplasmic reticulum, vacuoles, mitochondria, cytoplasm, all this is seen in the advanced stage of cell, that is eukaryotic cell. अभी हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या। वो जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है उसको बोलते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ वी विल सी व्हाट इज एग्जैक्टली प्रोकैरियोटिक सेल। आपके 7th स्टैंडर्ड के लास्ट ईयर के बुक में ये जो दिया हुआ है, ये देखो, ये है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। इसमें क्या दिखाई देता है आपको? देखो, ये जो है ये दिखाई दे रहा है सेल वॉल, देन कैप्सूल दिखाई दे रहा है, फ्लैजेलम दिखाई दे रहा है, प्लाज्मिड्स दिखाई दे रहे हैं। प्लाज्मिड मीन्स इट इज़ अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट ओनली। नाउ न्यूक्लियोइड, यहाँ न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपर न्यूक्लियस है नहीं, सो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। देन यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ साइटोप्लाज्म है एंड यहाँ राइबोसोम्स है। अभी इसमें और वो जो हमने देखा प्लांट एंड एनिमल सेल, उसमें क्या फ़र्क है? प्लांट एंड एनिमल सेल विच वी हैव सीन इज़ अ यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। मतलब हर एक प्लांट एंड एनिमल सेल इज़ अ यूकैरियोटिक सेल, ऐसा नहीं है। ये जो जनरल आपके 7th स्टैंडर्ड के बुक में दिखाया है वो एडवांस स्टेज ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल दिखाया है, उसको हम बोल रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। अगर उसमें गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स ये अगर नहीं है तो उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ वो सब दिखाई नहीं दे रहा है, राइट? यहाँ हमने जो देखा है, यहाँ जो हमने देखा, रुको, यहाँ जो हमने देखा ना न्यूक्लियस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। दैट इज न्यूक्लियस अलग सा है, साइटोप्लाज्म के साथ में नहीं है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्रॉपर क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ऐसे जो सब एडवांस्ड फीचर्स हैं, गोल्गी बॉडी, ये जो एडवांस फीचर है वो यूकैरियोटिक सेल में दिखाई देते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में वो नहीं है। यू कैन नॉट सी, राइट? सो यू कैन नॉट सी ऑल दैट गोल्गी बॉडी and endoplasmic reticulum and all. So such type of cell is called as prokaryotic cell. I hope you have understood the difference between prokaryotic and eukaryotic cell. अभी हम लोग एक एक सेंटेंस के साथ आगे जाएंगे। लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, कैन यू रिकॉल, मतलब जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन है ये। व्हाट इज हायरार्की फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? Who invented binomial nomenclature system? Which levels of hierarchy are considered while writing the name in the binomial nomenclature? What is the hierarchy? जो मैंने पहले ही बोला है, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है कि नहीं, एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस है कि नहीं, और सेल का टाइप कैसा है, विच लेवल्स ऑफ हायरार्की आर कंसिडर्ड. I have already told you genus and species in the binomial nomenclature. What is binomial nomenclature?
बाय मीन्स टू, दो नाम, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। सो दो नाम कौन से हैं? पहला वाला है जिनस, दूसरा वाला है स्पीशीज। नाउ बायोडाइवर्सिटी एंड नीड फॉर ऑफ क्लासिफिकेशन। Last year we learned that all the living organisms on earth have adapted according to geographic region. Geographic region means वो कहाँ है, इंडिया में है कि अमेरिका में है कि इंग्लैंड में है, जोग्राफी कहाँ रहते हैं वो। फूड इंजेक्शन, कैसा खाना खाते हैं। डिफेंस मतलब उसको लड़ने के लिए उसके पास क्या है, डिफेंस। While adapting, many differences are observed in the organisms of the same species too. मतलब adaptation मतलब क्या, नेचर के साथ एडजस्ट होना। सो कैसे एडजस्ट होते हैं नेचर के साथ? हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना एक तरीका है, उस तरीके से वो नेचर में एडजस्ट हो जाते हैं। According to 2011 census, around 87 millions of species of living organisms are found on the earth, including land and sea. मतलब यहाँ हमारे धरती पे 87 मिलियंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। कहाँ कहाँ है? तो ज़मीन पे है और समुंदर में है। टू स्टडी सच वास्ट नंबर इट इज़ वेरी इसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स। इतना सारा एक साथ कैसे पढ़ सकोगे? तो उसके लिए उसको क्लासीफाई करना ज़रूरी है। सो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स आर क्रिएटेड कंसिडरिंग द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है, फ़र्क क्या है उसमें, उस हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन किया है। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड बाइनोमियल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, सो बायोलॉजिकल। नाउ रॉबर्ट Harding Whittaker in 1920 to 1980 was the American ecologist. In 1969, he divided living organisms into 5 groups. अभी उसके पहले हम देखते हैं ये हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था। कार्ल लिनियस in 1735 divided living organisms in 2 kingdom. अभी हर एक ने अपने अपने तरीके से क्लासीफाई करने का प्रयास किया था। तो कार्ल लिनियस ने कैसे क्लासीफाई किया था? 2 ग्रुप में लिविंग वर्ल्ड को क्लासीफाई किया था, वेजिटेबिलिया एंड एनिमैलिया। वेजिटेबल्स है उसको अलग से क्लासीफाई किया था और जो प्राणी है उसको अलग से क्लासीफाई किया। हैकेल इन 1866 कंसिडर्ड 3 किंगडम। इसने 2 में किया था, इसने 3 में डिवाइड किया, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी 1925 में किसने प्रयास किया? चैटन क्रिएटेड 2 groups, prokaryotes and eukaryotes. Again the same word is coming, prokaryote and eukaryote. So हमने अभी पूरा डिफरेंस उसका देखा, prokaryotes and eukaryotes का। Now 1938 Copeland divided living organisms into 4 kingdoms, Monera, Protista, plants and Animalia. So ये हिस्ट्री है उसकी। उसके बाद किसने क्या प्रयास किया ये हम लोग देखने वाले हैं। अभी Robert Harding Whittaker in 1920 to 1980 was an American ecologist. In 1969 he divided the living organisms into 5 groups. कौन से हैं वो 5 ग्रुप्स देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे उसका पूरा डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली। लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रिमिटिव है क्या एडवांस है। उसके बाद प्रोकैरियोट्स आर डिवाइडेड इनटू यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मीन्स एक पेशी से बना हुआ, उसमें कौन सा किंगडम आता है? मोनेरा। नाउ यूकैरियोट में अगेन देयर आर 2 टाइप्स, यूनी एंड मल्टी सेल्युलर, एक सेल से बना हुआ और ज़्यादा सेल से बना हुआ। तो उसका यूनिसेल्युलर यूकैरियोट आर क्लासिफाइड अंडर किंगडम, सेकेंड किंगडम दैट इज प्रोटिस्टा, एंड मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स आर क्लासिफाइड अंडर 3 किंगडम। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। ये अभी प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट इज अ बेसिक क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्या है? मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स आर अंडर 3 हेडिंग्स, किंगडम 3 मेड अप ऑफ फंजाई, किंगडम 4 मेड अप ऑफ प्लांटे, किंगडम 5 मेड अप ऑफ एनिमैलिया। सो ये एक्चुअली है क्या, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। धन्यवाद।